नमस्कार, मैं इंदु बाला, हिंदी प्राध्यापिका। आज की इस वीडियो में शेष बचे हुए अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में किसी व्यक्ति की व्यक्ति से तुलना हो सकती है, किसी जड़ प्रकृति की जड़ प्रकृति से तुलना हो सकती है, या मनुष्य की तुलना किसी प्राकृतिक चीज़ से कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि इसमें तुलना मिलेगी। यहाँ मुख्य रूप से अगर आप देखोगे, ट्रिक अगर समझना चाहोगे इसमें, तो सी सा जैसे तैसे इस तरह के शब्द तुम्हें दिखाई देंगे। जैसे उसका हृदय नवनीत सा कोमल। किसी भी व्यक्ति का कवि कहना चाहता है कि उसका हृदय नवनीत, नवनीत मतलब मक्खन के समान कोमल है, अर्थात वो बहुत सुहृदय व्यक्ति है। तो इसमें तुलना हो गई ना। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब फूल सी कोमल बच्ची, वो बच्ची कैसी थी? जैसे फूल नाजुक होता है, इस तरह से वो बच्ची भी नाजुक थी, और अब वह राख की ढेरी के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। इसके बाद आता है रूपक अलंकार। इस अलंकार की परिभाषा है जहाँ पर अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित होता है। अभेद होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, चरण कमल बंदऊ हरिराई। चरण कमल, कमल चरण, अभेद है। अब इसके बीच में एक छोटा सा योजक चिन्ह मिलेगा जो चरण और कमल के बीच में है। ये मुख्य पहचान है इसकी। रूपक अलंकार ही एक ऐसा अलंकार है जिसके अंदर आप इस ट्रिक से आसानी से पहचान सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है। मैया, दूसरा उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। चंद और खिलौना के बीच में भी एक योजक चिन्ह है, जिससे हमें पता चलता है कि ये रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या बताई मैंने? कि अत्यधिक समानता के कारण जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित होता है, अभेद आरोपित होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण से आपको समझ में आ गया। अब अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा बच्चों होती है जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। क्या की जाए? उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता हो तुरंत ही। इसमें क्या पहचान आएगी? इसमें आपको जनु जानो, मनु मानो, जनऊ मनऊ, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अगर परीक्षा में आपसे ये उदाहरण पूछ लिए जाएंगे तो आप इन शब्दों को देखकर तुरंत इस बात पर पहुंच सकते हैं, इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। मानो ड्राइवर था एक, उसने, ये सरोज समृद्धि में से है, और लेखिका ने अपनी चूड़ियाँ अपने पिताजी की बस में टाकी हुई थी ताकि उसको लटका रखी थी, ताकि वो हिले तो उसको याद आ जाए कि मेरी बच्ची घर पर है। लेकिन जो ड्राइवर होता है वो एकदम झटका खा जाता है सुनते ही कि ये चूड़ियाँ किसकी हैं। वो सब पका जाता है कि मैं अब क्या जवाब दूँ। तो इसमें भी क्या शब्द आया? मानो।
झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। तो मानो देखते ही हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक और उदाहरण देखो उत्प्रेक्षा अलंकार का। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें भी क्या आ गया? मानो आ गया। मानो आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब है मानवीकरण अलंकार। अगला अलंकार है मानवीकरण। मानवीकरण की परिभाषा है, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का या मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का या मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मानव, देखो, जैसे वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे मेघमय आसमान से नीचे उतर रही है। अब ये कल्पना ही तो की है हमने कि वो जो शाम है उसको हमने किसके रूप में मान लिया? संध्या सुंदरी के रूप में। तो इस प्रकार से ये जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है। एक जैसे है उत्साह कविता में है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, इसमें कोई आदमी थोड़ी आया है, लेकिन उसकी क्रियाओं को जड़ प्रकृति से उसकी तुलना की गई है। तो ऐसा लगता है जैसे कि मेघ कोई व्यक्ति है जो सज धज के उतर रहा है। तो और देखो इसका, दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परीसी। ये थी इसकी लाइन, ये पंक्ति थी इसकी। तो इसमें मानवीय क्रियाओं का आरोप है। अब शायद आपको पहचान में आ जाएगा। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है बच्चों? जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती है। जो व्यक्ति या वस्तु उतनी नहीं होती, लेकिन हम उसको बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बता देते हैं, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखो, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब हनुमान जी की पूछ में आग भी नहीं लग पाई थी, उससे पहले सारे राक्षस भाग गए और सारी लंका नगरी भी जल गई। क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है कि जब तक आग ना लगी और सारी लंका भी जलकर राख हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। वे देख लो साकेत नगरी है यही, मिलने गगन में स्वर्ग को जा रही। तो इसके अंदर भी इस प्रकार से लग रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये तो सब काल्पनिक चीज़ें होती हैं। एक उदाहरण और देखो, बहुत अच्छा उदाहरण है। पंखुरी लगी गुलाब की परिये गात खरोट। अखरोट की विशेषता का वर्णन किया है कि अखरोट इतने कोमल थे कि गुलाब की पंखुड़ी भी उस पर गिर रही थी तो वो फूटे जा रहे थे, वो टूट जाते थे। ऐसा कभी हुआ नहीं कि अखरोट के ऊपर हम एक गुलाब की पंखुड़ी डाल लें और वो टूट जाए। यानी कि यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये पांचों अलंकार बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं कम से कम आप 5-5 उदाहरण इनके कंठस्थ याद कर लो, ताकि जब भी कभी परिभाषा पूछी जाए तो खाली परिभाषा नहीं लिखनी चाहिए, उसके साथ यदि उदाहरण पूछा गया है तो लिखना ही है। अगर उदाहरण नहीं पूछा गया है तब भी उदाहरण लिखना चाहिए। जैसे कई बार संज्ञा की परिभाषा पूछ लेते हैं, संज्ञा की परिभाषा से उदाहरण दे, हमें पता होता है लेकिन फिर भी हम गलती कर जाते हैं। तो इसलिए इन सभी की परिभाषा भी याद करो, साथ साथ उदाहरण भी याद करो। अलंकार का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।